पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इंडिया के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, अमेरिका के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और इसराइल के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इनके बारे में बड़ी दिलचस्प आपके सारे मालूमात लेके आया हूँ। इसके अलावा जो इन मुल्कों के अंदर अमन की सूरत हाल है, जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की है, फिर वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं, जो ओवरऑल जजेज जो वहाँ बैठते हैं, उनकी तादाद कितनी है, मैं आपके सामने इनके बारे में सारी मालूमात लेके आया हूँ ताकि आप इसको जानने का मौका मिल सके। आप ये देख सकें कि वो मुल्क कहाँ पहुँचे हुए हैं और हमारी सिर्फ बातें रह गई हुई हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने पता चल गया होगा, पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया जिससे पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनकी मुलाजमत मुद्दत बढ़ाकर 3 साल से 5 साल कर दी गई है। उसके बाद में जो बाद में भी एक्सटेंशन वगैरह ले सकते हैं। तो ये इनके पाकिस्तान के अंदर किया गया। जो इंडिया के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनकी जो मुद्दत होती है वो 3 साल होती है और मैक्सिमम जो उनकी उम्र होती है वो 62 ईयर्स है, यानी 62 साल तक रह सकते हैं जो सी चीज़ पहले आ जाए। अगर उनकी मुलाजिम मुद्दत कहते हैं 3 साल है, लेकिन उनकी जो उम्र है वो 62 साल को यानी 62 ईयर की को पहले पहुंच गए हैं तो उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। हाँ, गवर्नमेंट उनको एक्सटेंशन दे सकती है। उसके अलावा जो अमेरिका है, अमेरिका का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनकी मुलाजिम मुद्दत जो है 4 साल है। जिस तरह वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, सदर जो होता है, वो 4 साल के मुंतखब होता है ना, तो उनको जो मुंतखब करता है, जो सिलेक्ट करता है, वो वहाँ का सदर होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म करता है, वो इधर नाम का ही करता है भाई। लेकिन जो वहाँ का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है उसको सेनेट की अप्रूवल भी चाहिए होती है। यानी सिर्फ ये नहीं होता कि सेनेट जो सदर जो है उसने उसका इंतखाब कर दिया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बात खत्म हो गई है। नहीं, जब वहाँ का सदर इंतखाब करता है उसके बाद वहाँ की सेनेट जाती है, वहाँ से अप्रूवल होती है, उसके बाद वहाँ का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है वो मुंतखब होता है। उसको भी बाद में एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। अब आते हैं इसराइल के बारे में। जो इसराइल का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है उसकी मुलाजमत मुद्दत जो होती है वो भी 3 साल है, लेकिन उसको बाद में 1 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये मुल्क जो हैं इनका अंदर जो कानून वगैरह वो किस तरह का है। बात होती है कि हर मुल्क का अपना कानून होता है, अपने लिहाज से होता है, लेकिन आपने देखना होता है कि कोई भी कानून जो होता है, कोई बंदा भी किसी भी ओहदे पे क्यों ना हो, बेशक वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, बेशक वो एक क्रिकेट का मैनेजर हो या उसका इंचार्ज हो, कोई भी चक्कर हो, या जिन मुल्कों में फुटबॉल खेली जाती है, कोई भी चक्कर होता है ना, कोई भी ऐसी चीज़ हो, वहाँ में देखना कोई बंदा जिस मुल्क का कानून होता है उसके मुताबिक होता है, लेकिन देखना उसकी कारकर्दगी कैसी है, मुल्क किस मकाम में पहुंचा हुआ है, ताकि जो वहाँ कानून बनाए गए हैं क्या उस मुल्क के जो बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो मुल्क किस लिहाज से आगे बढ़ रहा है। तो वो मुझे कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं है भाई, आपको पता ही है पाकिस्तान कहाँ पहुंचा हुआ है, हमारी सिर्फ बातें रह गई हुई हैं। इस बारे में थोड़ी आगे जाके बात करूंगा। मैं अब आगे बात करता हूँ जो वहाँ की जो कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के अंदर जो जजेस वगैरह जो हैं जिनको हेड करता है वहाँ का चीफ जस्टिस, उनकी तादाद कितनी है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली फिर दोबारा कल जो कानून पास हुआ उसके मुताबिक जो जितने भी चीफ कहते हैं जो जजेस हैं उनकी तादाद सुप्रीम कोर्ट में 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई, यानी 34 कर दी गई है। इंडिया के अंदर ये तादाद जो है वो 33 है, 33 है। अमेरिका के अंदर ये तादाद 9 है, यानी 9 है। उसके अलावा जो इसराइल है, इसराइल के अंदर ये तादाद जो है 15 है, यानी 15 है। अब इसमें थोड़ा सा आपको बगैर एक और दिलचस्पी की बात बता दूं मैं आपको कि पाकिस्तान के जो आबादी है वो जो रफ एस्टिमेट के मुताबिक 28 करोड़ है। उसके लिहाज से बनता है 80 लाख बंदों के लिए अब जो नई जो तादाद होगी 80 लाख बंदों के लिए एक जज। बड़ी अच्छी बात है, अगर इससे इंसाफ मिलना चाहिए। और इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़, तो उस लिहाज से वहाँ के 10 करोड़ लोगों के लिए एक जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो है अभी इस वक्त। उसके अलावा अमेरिका की जो आबादी है वो 35 करोड़ के लगभग है। उस लिहाज देखा जाए तो अगर उसका ब्रेकडाउन किया जाए तो 3 करोड़ 90 लाख लोगों के लिए एक जज बनता है। तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का पता है दुनिया को माना जाता है, वहाँ का जो कानून पास होता है, यहाँ का जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आती है पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो आप उससे अंदाजा कर सकते हैं। और इसराइल का पता ही आपको मैंने आगे बता दिया आपको कि इसराइल के जो जजेस हैं वहाँ का आप देख सकते हैं कि 7 लाख लोगों के लिए एक जज, क्योंकि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो जजों की तादाद जैसे मैंने पहले बताया 15 है। तो उस लिहाज देखा जाए तो इसराइल की पॉपुलेशन बनती है वो 1 करोड़ के लगभग, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 7 लाख लोगों के लिए आप तकरीबन 7 लाख लोगों के लिए एक जज बनता है। तो ये आपके सामने है। अब आपको बताता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की जो अमन व अमान की सूरत हाल है, हमारी जो अदालतें हैं उनकी दुनिया के अंदर क्या रैंकिंग है। अमन व अमान की सूरत हाल जो अभी नई रैंकिंग आई है उसके लिहाज से पाकिस्तान जो इस वक्त है 142 में से 140 पे है, यानी 142 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान जो है 140 पे पहुंचा हुआ, यानी हम इस मकाम पे गिर चुके हुए हैं कि हमारे से नीचे से 2 मुल्क हैं, एक का माली और एक नाइजीरिया जो अफ्रीका के कंट्री हैं, यानी हम इस मकाम पे आए हुए हैं। और हमारी जो अदालतें हैं उनका आप रैंकिंग चेक कर सकते हैं, हम बिल्कुल नीचे है हमारे। उसके आगे बता दूं मैं आपको इंडिया की जो रैंकिंग है वो 79 है, यानी 69 है 142 में से। और अमेरिका की रैंकिंग जो है वो 26 है आउट ऑफ 142, यानी 26 नंबर के ऊपर है जो। और इसराइल जो है वो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो रफ एस्टिमेट्स हैं उनके बारे में, वो 33 है, यानी 33 नंबर के ऊपर इसराइल है।
इसराइल जो है, और जो चाइना है वो 95 के ऊपर है। अमन अमान की सूरत हाल जो उनकी वहाँ पे है वो कहते हैं 95 नंबर के ऊपर है। अब आपको थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा टॉप 5 कंट्रीज कौन से हैं। नंबर 1 के ऊपर आता है डेनमार्क, वहाँ पे वो नंबर 1 के ऊपर है। नॉर्वे नंबर 2 के ऊपर है। फिनलैंड नंबर 3 के ऊपर है। स्वीडन नंबर 4 के ऊपर है। और जो जर्मनी जो है वो नंबर 5 के ऊपर है। तो ये मुल्क है। अब ये मेरे आपके सामने ये फिक्र लाने का मकसद ये था कि आप इस चीज़ को जान सकें कि ऐसा मुल्क हम किस मुकाम में पहुंचे हुए हैं, किस तमाशे में पहुंचे हुए हैं। पूरे मुल्क को हमने मजहबी नशाई कौम का बना दिया, वहाँ पे मजहब की इंतहा पसंदी पे हाल लगा दिया। वह बैठे बातें कर रहे होते हैं कि हम जो बड़े इंसाफ का बोलबाला, हमारा मजहब इस तरह का है, हम जो कद इंसाफ करने वाले हैं दुनिया में, हम कहते हैं हमें शरीयत का निज़ाम चाहिए। यानी इस तरह की बातें आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं। मैं बार बार बातें रिपीट कर रहा होता हूँ। ना हम मजहब में कोई ऐसी बात कर सके जिससे दुनिया के सामने हम बेहतरीन नमूना पेश कर सकें कि मजहबी लिहाज से, अखलाकियात के लिहाज से देखिए हमने ऐसा बनाया। हम आपकी जो मगरबी तहजीब है और या कोई चाइनीज़ तहजीब है, कोई इंडिया की जो हमको काफर कर जाते हैं, उनको नहीं मानते। हमें चेक करो आके, हमसे कुछ सीखो। हम कहीं भी नहीं है। हमने क्या होना, बाकी मुसलमान वाले भी कहीं भी नहीं है। हम उनकी बातें नहीं करते, हम अपनी बातें करते हैं भाईजान। हम कहीं भी नहीं खड़े हुए हुए। हमारे आप देख लें कि हर बंदा जो भी ताकत के अवान में आता है, बेशक वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, बेशक वज़ीर-ए-आज़म हो, चीफ जस्टिस हो, जो भी हो, आके वो आके अपनी सीट का पक्का करने की कोशिश कर रहा होता है। आप देख लें कि जो पाकिस्तान की इस वक्त अदालतों के अंदर खास तौर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा होता है, वहाँ पे आकर रोज कोई ना कोई तमाशा लगा होता है। और अब आके हर बंदा, सुप्रीम कोर्ट के बंदे भी आके ऐसे बयान दे रहे होते हैं जैसे वो सियासी लीडर हैं। हर बंदे को सियासत करने का शौक है, वो एक रेडी वाले से लेके ऊपर तक। उसी तरह हमारे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी है कि हर बंदा अपने टेनोर को मजबूत करने के चक्कर में है। ये जमहूरियत, जैसे मैंने पहले कहा कि आप मेरे यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक नाजायज़ जमहूरियत है, बास्टर्ड डेमोक्रेसी है। हमने हर चीज़ को, जो चीज़ हमारे हाथ लगती है, हम उसको उस मुकाम पर पहुंचाते हैं कि उससे बंदे को एक किस्म की आप कहते बदबू आना शुरू हो जाती है। बंदा को कहता है कि यार ये क्या चीज़ है। ये होता नहीं, अगर आपके सामने कैसी चीज़ आ जाए खाने के लिए भी जो ऑलरेडी एक्सपायर होगी और जिसे बदबू आ रही है, तो आप उसको कैसे खाएंगे। अगर आपका मरने का इरादा है या अगर आपको अपने आप को बीमार करने का इरादा है, तो फिर आपको अगर भूख बहुत लगी हुई है, फिर सब कुछ आप खा जाएंगे। तो वो उसके खाने के बाद पता क्या होता है, बंदा बीमार हो जाता है और बिल्कुल मरने के पास पहुंच जाता है कई हालात के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर भी जमहूरियत का ये हाल हो चुका हुआ है कि हर चीज़ गल सड़ गई हुई है। वही गला सड़ा निज़ाम है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं। लोग ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हर लिहाज से बीमार हो गए हुए हैं। और ऊपर ये अवाम में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सिर्फ नारे लगा रहे हैं, बातें करते हैं, उन्होंने मुल्क इस मुकाम में पहुंचा दिया हुआ है कि सब के सिर्फ एक बात नहीं है, सारे के हमारी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर हमारे सियासतदान, हमारे मीडिया वाले, जजेस, हर बंदे ने अपने बच्चों को हर लिहाज से उन मुल्कों सेट कर दिया जिनको कहते हैं कि उनका इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा निज़ाम ज़बरदस्त है, हमारा मजहब ज़बरदस्त है, हम हर लिहाज बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सारे वहाँ सेट हुए हुए हैं। वो देख रहे हैं इंसाफ में कहाँ पहुंचे हुए हैं। उसका अब आप जितना मर्जी बातें कर लें, माने ना माने, इसी वजह से, उनके इंसाफ की वजह से, उनकी इन्हीं बातों की वजह से आज हमारा टॉप के लोग, ताकतवर हजरात भी, उनका ताल्लुक कहीं से भी हो, और आम बंदा भी वो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है अपनी जान माल को, हर लिहाज को, आम बंदा हर लिहाज से उसको दाव पे लगाकर। और बाकी बंदे भी जो सारा पैसा यहाँ से समेट कर वहां जा रहे होते हैं। ये आपके सामने है। मेरा मकसद था कि आपके सामने ये चीज़ें लेके आ सकूँ, थोड़ा सा आपको दिलचस्पी के मालूमात ये लेके आ सकूँ, ताकि आप जान सकें भाईजान कि बातें करने से, बड़ी बड़ी इस तरह की दावे करने से और दूसरों को दूसरों में फतवे लगाने से कोई भी कौम ने आज तक तरक्की नहीं की। हम भी इस तरह तरक्की नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं आप आगे बढ़ें, सबक हासिल कर सकें, सबसे पहले हम शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना पड़ेगा हम किस मुकाम पे खड़े हैं। और वो सच जो दूसरे से बोलना चाहते हैं, अपने दुश्मन से बोलना चाहते हैं, वो सच हमें अपने आप से बोलना पड़ेगा। अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और आगे एक तरीके से बढ़ सकते हैं, हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन के अंदर, AI में आगे आना पड़ेगा। और जब तक कानून जो होगा उसको हम उसके अंदर सबको उस कानून के कटारे में नहीं लेके आएंगे। परफेक्शन कहीं भी नहीं होती, लेकिन फिर भी कानून का डर नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त हम आगे नहीं बढ़ सकते। और वही बात मैं अक्सर करता हूँ आपको कि खुद ही औकात बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। एंड तक मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी समाधि चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।